नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं इसका अध्याय नंबर 2, भाग नंबर 2। पहले खंड में हमने यशोधर बाबू किस तरह से दिल्ली में आए और वो किसंदा के साथ किस प्रकार से रहे, इस प्रकार हमने सीखा। तो अब आइए आगे देखते हैं उन्होंने किस प्रकार अपनी दिनचर्या है वो स्टार्ट की। तो आइए पढ़ते हैं भाग नंबर 2। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसका पहला अध्याय देखने के लिए सिल्वर वेडिंग का भाग नंबर 1 देखिए। का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास भाई, ये दिल्ली में एक जगह का नाम है। ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ली है। यानी दिल्ली की ये जगहों का नाम है कि कहीं ना कहीं सब ने अपना मकान बना लिया है। लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। या स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के 3 क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा खुद कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन नहीं खा सका बेचारा। विचित्र बात है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई। बस रिटायर होने के से बाद मुरझाता सूखता चला गया। जब उसके एक बिरादर की से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं से मृत्यु हो गई। यानी यशोधर बाबू एक तरफ यूँ सोच रहे हैं, यदि अच्छा होता मैं शादी नहीं करता, किसंदा की तरह परिवार का बवाल नहीं होता, तो आज ये जो परेशानियां झेलने को मिल रही हैं ये कभी ना मिलती। लेकिन दूसरी तरफ जब वह किसंदा के बारे में सोचता है कि किसंदा जब रिटायरमेंट हुआ तो रिटायरमेंट होने के पश्चात उसका क्वार्टर है वो छूट गया और उसके इतने मातहत थे, इतने लोगों को उसने रखा था, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी है ना उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि स्वयं यशोधर बाबू भी उसे अपने पास नहीं रख सके, क्योंकि उस समय यशोधर बाबू की शादी हो चुकी थी और उनका मकान छोटा था और उसमें भी 3 परिवार रहते थे। वह लाचार था, बेबस था, मजबूर था। और जब उसे किसंदा के बारे में उसके भाई से सुनने को मिला कि वह रिटायरमेंट के कुछ समय पश्चात गांव जाकर के पता नहीं किस तरह से जो हुआ होगा से उसकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से ही मृत्यु हो जाती है। ये जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूलते कि गधा 25 में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। गधा 25 में का अर्थ होता है भाई, जहाँ पे एक जगह पर बहुत से लोग हों, बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं, तो उन लोगों में सबकी गणना करने की आवश्यकता नहीं कि कोई कौन क्या कर रहा है। यदि गणना करने लग जाएंगे तो उसका जीवन दुखी हो जाएगा, संकट में आ जाएगा। जो जो करता है उसे वही करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए। इस तरह से किसंदा अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। सॉरी, किसंदा नहीं, यशोधर बाबू।
क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता है, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में पचासों किस्म की खुरापात की हैं। ककड़ी चुराना, ये क्वेश्चन भी आएगा भाई। किशनदा यशोधर को कौन कौन सी बातें बताते हैं भाई, कौन कौन सी खुरापातें की हैं? ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूद करके सेकंड शो सिनेमा देखाना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किस्मदा ने नहीं कर रखा है? जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। यानी ऐसा अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है कि जब उनके ऊपर जवाबदारी होगी तो उनके बच्चे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, चाहे भले ही वह यशोधर बाबू को अब सुख ना दे रहे हों। यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। यानी मुझे भी लंबे समय तक उसी परिवार में बहुत से लोगों के साथ रहना पड़ता। जिम्मेदारी सिर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यानी कि पिता की शान अलग ही होती है। यह बात यशोधर जी कभी कभी तांजिया कहते हैं, यानी एक तरह से फिक्रा कसते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल आती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सेनाथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर के अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उनकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बाबा ने डीडीए में फ्लैट के लिए पैसा न भर करके भयंकर भूल की है। देखिए, यशोधर बाबू सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोगों के बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत समझदार और सुलझे हुए होते हैं। चाहे भले ही यशोधर के बच्चे उसे कहते हैं कि उन्होंने डीडीए में फ्लैट क्यों नहीं लिया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होता है भाई, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं भाई, फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है। किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। यानी यशोधर बाबू के अनुसार मूर्ख लोगों का काम होता है मकान बनाना। समझदार लोग तो उन्हें किराए पे लेकर के उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। तांजिया था व्यंग्यात्मक है भाई। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर के बसना, मुरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना, बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर बाबू अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता है। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी यही करते हैं कि उनका बड़ा लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के नाम बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए। जब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उनमें तो
एक ही तरह के सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कह कर के लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। यानी जिस तरह यशोधर बाबू हैं, ये सोचते हैं कि वे जब तक सरकारी जॉब पे हैं, क्वार्टर उनके नाम है, जब उनकी जॉब छूट जाएगी, रिटायरमेंट होंगे, तब से पहले उनका बेटा सरकारी जॉब में आ जाएगा और उनका वह क्वार्टर उसके नाम हो जाएगा। तो जब उनकी पत्नी इस पर आपत्ति जताती है कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो कहता कि इस तरह का सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं। जितना ही इस लोक की ज़िंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े, आसीक के फूल चुटिया में खोसा, यानी फूल आसीक का जो फूल है, चुटिया में इन्होंने खोसा यानी चोटी में लिया भाई, और या चुटिया यहाँ चोटी में बालों में, और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। यानी अब तक सारी की सारी बातें यशोधर बाबू मंदिर में प्रवेश करने से पहले उन क्वार्टर के पास खड़े खड़े सब कुछ सोच रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास नहीं लगा। सच तो यह है कि वह भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी नहीं है। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है, वैसे वैसे वह किशनदा की तरह रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता है कि सब में लग नहीं, शिकायत करता है कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते हैं कि भाई लगना चाहिए। यानी जब उसका मन इन बातों में मंदिर में नहीं लगता है, तो वह अपने मन से कहता है कि भाई मन को उसमें रमना चाहिए। अब तो मायामोह के साथ साथ भागवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर के राजपाट तुम जाओ बाट वन प्रदेश की, यानी वानप्रस्थ वन में चले जाओ। अपने हिंदू धर्म के अनुसार जो है ब्रह्मचर्य, पहला जो 4 आश्रम होते थे ना भाई, पहला ब्रह्मचर्य का जो होता था उसमें पढ़ाई होती थी, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, और उसके बाद संन्यास होता था। 4 आश्रम होते थे आदमी के जीवन के। 100 साल की उम्र होती थी, पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, अगले 25 साल गृहस्थ जीवन, और अगले 25 वर्ष में वो वानप्रस्थ वनों में घूम घूम करके ज्ञान अर्जन करते थे संतों के पास बैठ बैठ करके, और अंत के 25 वर्ष वो संन्यास में बिताया करते थे। तो ये सब बातें यशोधर बाबू सोच रहे हैं। जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, यानी इस संसार की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। यानी स्वर्ग के बारे में सोचना है कि वहाँ कैसे जाया जाए। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि वह भी क्या झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था कि उसकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है।
पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यानी उनका पूरा परिवार बिखर गया है, कोई किसी की सूद नहीं लेता है, यशोधर बाबू ही उनकी सूद लेते हैं, तो यह सरासर गलत है। वह चाहते हैं कि बच्चों की पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। नहीं सॉरी, लाइन छूट गई थी भाई। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैम पे ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। और कुंवारे में गृहस्थी में देखने को क्या होता क्या है। यानी जो व्यक्ति कुंवारा है भाई, अब उसकी पत्नी है ना, वो सोचती है भाई पहले बुआ के यहाँ रहने लग गया और वहाँ से वह कहाँ गया, दिल्ली आ गया। ऐसे व्यक्ति के पास है जिसकी शादी नहीं हुई, और जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई तो वो शादी के बारे में जानेगा क्या। इसीलिए वह कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा उनकी पत्नी का सोचना है कि परिवार के बारे में वह कुछ नहीं जानता। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आँखों देखी बातें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराना गंवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। यानी जो उसने सीखा था वह गांव के गंवार लोगों से उसने सीखा था। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं निभ सकते। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के। ये जो ना ऊपर एक शब्द आया था उसका जो अर्थ है भाई, ये जो आया था हमारा तो सैंप है। अपने हरियाणा में कहते हैं तकिया कलाम भाई, आम बोलचाल में बोलना। तो साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप है भाई, या अपना तकिया कलाम है किसी बात को कहने का। तो कहता है कि बूढ़े तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। तुम शुरू में तो ऐसे ही थे, ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सहगल के गाने। ताकि पहले तो मुझे पता नहीं कि क्या था, लेकिन शादी के बाद ही मैंने तुम्हें देखा है कि एक सप्ताह में 2-2 फिल्में देखते थे और सहगल की गज़लें गाने सुनते थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। यानी भाई समय ढल गया, समय ढलने के साथ साथ है ना बुढ़ापे की जो आदतें हैं ना, बुजुर्गियत वो आना सही है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल का बगैर बाँ का ब्लाउज पहना है, वह रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची डील वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समाओ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। कहते ही नहीं, यहाँ यशोधर बाबू अपनी पत्नी पर टोका टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तो जैसा भी हूँ
लेकिन तुम अब तुम्हारा समय बुढ़ापे का आ गया, बूढ़ी हो गई हो, और बूढ़े होने के पश्चात जो अब है ना, जो युवा औरतें पहनती हैं छोटी छोटी पाँव के ब्लाउज और दाल भात खाना, यानी बाहर का जो खाना खाना, ऊंचे सैंडल पहनना, जो तुम कर रही हो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि तुम्हारी बेटी तुम्हें कहती है और तुम उनका क्या मान लेती हो। तो मुझे तो समय बराबर, यानी मुझे ये सही नहीं लगता है। एनीवे कोई नहीं, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा हूँ। तुम किसी तरह अपना व्यवहार करो, कैसा खाना खाओ, कैसा पहनो, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई एतराज़, और देयरफॉर यानी फिर तुम्हें मेरे जीवन पर कोई जो है ना ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। जब मैं तुम्हें नहीं रोकता हूँ तो तुम भी मुझे मत रोको। यशोधर बाबू सीधे रूप से ऐसा कह रहे हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता है। यानी मंदिर में बैठे बैठे वह एक तरफ तो चिंतन कर रहा है, दूसरी तरफ वह पारिवारिक चिंतन कर रहा है, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करता है, तब भी मन किसी और परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, और साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि प्रैप्स शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, वाजिब ठहरा, वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का, जो पुश्तैनी होता है बाप दादा से मिला हुआ, इरादा है रिटायर होकर के फॉरन द मेंडिंग क्राउड समझे। यानी इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किस्मता के शब्दों में से उनके ही लहजे में कहा करते थे, और कह करके उनकी तरह ही वह जेपीसी लगभग नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से वह दूसरी शाम उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बना रहना है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते थे। जब यशोधर बाबू दिल्ली गए थे, हेल्दी एंड वेल्दी भाई, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ यानी वाइज होता है बुद्धिमान, वेल्थ होता है धन, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है भाई। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशनदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर करके उठाना और साथ सैर पर ले जाना शुरू कर दिया था, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति सवेरे जल्दी उठता है वह हमेशा बुद्धिमान बनता है, दूसरे नहीं। यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और गृहस्थी में डूब गए। तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठा है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि उन्हें कोई भाऊ कहता है, भाई कहता है। वह हर सवेरे वह किशनदा से अनुरोध करते कि चाय पी करके जाए। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा भी कर देते थे। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले किशनदा की नहीं, किशनदा की है। कुर्ते पैजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए रहते थे। जब किशनदा दिल्ली में रहे तब तक वह यशोधर बाबू उनके पट शिष्य रहे और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने भी उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज़ किया। घर में होली गवाना, जनेऊ पूजन होता है, जनेऊ पूजन है जो ब्राह्मण पूजते हैं, जनेऊ होता है जनेऊ के दिन सब कुमाऊनियों
को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित। कुमाऊन ये भाई जो है ना गढ़वाल क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना, कुमाऊन, गढ़वाल और कुमाऊन के पहाड़ी क्षेत्र के जो उनको कुमाऊन बोलते हैं भाई, गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसे कई काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाले खर्च और इन आयोजनों में होने वाले शोर दोनों सख्त नापसंद थे। बदतर ही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह से हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह से मैं किशनदास से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं। डेमोक्रेट भाई प्रशासनिक, स्वतंत्र और हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, यानी यशोधर बाबू ऐसा नहीं चाहते कि भाई मैंने जो कहा बच्चे वैसे का वैसा करें, लेकिन कुछ तो उनका कहा सुना माने, कुछ तो माने। जिसके मन में तैसा आया करता है, गारंटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सबस्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। कहता कि भाई हो सकता है तुम्हारे बच्चों का जो है ना किताब पुस्तकीय ज्ञान है ना वो ज़्यादा हो सकता है बच्चों का, लेकिन जो सांसारिक या सामाजिक जो अनुभव है ना वो सबसे उत्तम मेरा है। मानो न मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्या पूछें। यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का आदर करना छोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं और अपने माँ और बाप को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। यानी बेटा है बाप से कहता कि पापा मुझे सब कुछ पता है लेकिन आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे बेटे बेटे नहीं होते। चाहे पापा उस फील्ड में नहीं रहा है लेकिन वह फिर भी नेक सलाह दे सकता है। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगा अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, शाम का राशन लाना, CGS HS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम क्या कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। यानी यशोधर बाबू जो काम करते हैं वो सोचते हैं कि उनके बेटे कहें कि इस काम को हम कर देंगे। लेकिन एक आध बार कहा भी तो उन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया कि तू क्यों नहीं कर देता।